हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। और उस पाचन तंत्र में हम आहार नाल, इसका पहला भाग जो आहार नाल था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा जो भाग है पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, मोस्टली पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। देखिए, नंबर 1 हम बात करें लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, ठीक है। सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। नंबर 2 हम बात करें अग्नाशयी ग्रंथि, या इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड। और नंबर 3 यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लीवर, ठीक है। ये 3 मोस्टली पाचन तंत्र में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। इसके अलावा स्टोमक में हम देखते हैं जठर ग्रंथियां, ठीक है, वो भी पाचन में काम आती हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे पाचन की क्रियाविधि के अंदर। देखिए, सबसे पहले हम लार ग्रंथियों की बात कर लें, ठीक है। तो लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है, सैलाइवा का स्रावण होता है, ठीक है। और ये लार ग्रंथियां मोस्टली 3 प्रकार की, 3 जोड़ियों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं जो मनुष्य में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि, ग्रंथि, ठीक है। पैराइटिड भी बोलते हैं, पैराइटिड ग्रंथि, ठीक है। एक जोड़ी इसके अंदर होती हैं अधो जंभ ग्रंथि, ठीक है। इसको सब मैंडिबुलरी या मैंडिबुलरी ग्रंथि भी कहते हैं, सब मैंडिबुलरी ग्रंथि भी कहते हैं। नंबर 3 हमारे पास में अधोजिह्वा, अधोजिह्वा, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं सब लिंगुअल, लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्रंथि। देखिए, सबसे पहले तो इनकी पोजीशन देखें कहाँ कहाँ होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लार ग्रंथियों की पोजीशन देखें, लार ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। तो डायग्राम में हमने देखा था, ये हमारे पास में जबड़ा है, ये हमारे पास में इसका नासा मार्ग है, नासा मार्ग है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं आउटर डायग्राम बना रहा हूँ। तो एक तो जबड़े के नीचे यहाँ पाई जाती हैं, एक जिह्वा के नीचे, ये जिह्वा होती है उसके नीचे, और एक होती है कान के पास में, या मैं ये कह सकता हूँ गालों में पाई जाती है, ठीक है, गालों में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, कर्ण पूर्व ग्रंथि कान के जस्ट यहाँ नीचे इस गाल में पाई जाती है, ठीक है। कर्ण पूर्व ग्रंथियाँ एक जोड़ी होती है, इधर भी एक और एक इधर होती है। अधोजंभ, ये हमारा जबड़ा, जब मतलब होता है जबड़ा, जबड़े के नीचे पाई जाती है, यहाँ पर एक जोड़ी इधर और इधर, ठीक है। ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें ट्यूब्स पाई जाती हैं। और अधोजिह्वा ग्रंथि ये जीभ के निचले वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है।
तो ये 3 जोड़ी हमारे पास में लार ग्रंथियों की पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है। ठीक है, देखिए इन लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है, लार। ठीक है, सैलाइवा, सैलाइवा का स्रावण होता है, लार। इसमें क्या क्या होता है लार में, देखिए सबसे पहले बात करें लार का जो पीएच है, इसका जो पीएच है ये मोस्टली होता है हमारे पास में 6.7 से 6.8 के बीच में होता है। ठीक है, लार का पीएच। ठीक है, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, इसमें होता है श्लेष्मा, जो भोजन को लसलसा और चिपचिपा बनाता है, श्लेष्मा होता है। ठीक है, कुछ जल की मात्रा भी होती है इसमें, जल। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इसके अंदर एंजाइम होता है जो पाचन में काम आता है, वो एंजाइम होता है, या तो ये कह सकते हैं हम कि जो एमिलेज, सैलाइवा एमिलेज कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं टाइलिन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, लार में एंजाइम कौन सा होता है, कई बार क्वेश्चन आता है, एमिलेज, इसको लारिये एमिलेज कहते हैं। ठीक है, या सैलाइवरी एमिलेज कहते हैं, या टाइलिन। और ये मोस्टली स्टार्च के पाचन में काम आता है, आगे पाचन की क्रिया में हम समझाएंगे। इसके अलावा इसमें एक लाइसोजाइम और होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, ये भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, लाइसोजाइम भी होता है। कुछ साल्ट भी होते हैं, लवण भी होते हैं इसमें, लवण। ठीक है, इसमें कुछ लवण भी होते हैं लार के अंदर। ठीक है, तो ये लार ग्रंथियों से लार का स्रावण होता है। लार का जो पीएच है 6.7 से 6.8 होता है, क्योंकि एमिलेज या लारी एमिलेज या टाइलिन है वो इसी पीएच पर क्या होता है, सक्रिय होता है। राइट, इसके अलावा इसमें जो श्लेष्मा और जल है ये भोजन को लसलसा और चिपचिपा बनाने का काम करता है। इसके अलावा लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम जो है भोजन में आए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ये जो एमिलेज है या टाइलिन है, ये ध्यान रखना लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमिलेज, इसको लारिये एमिलेज या सैलाइवरी एमिलेज भी बोलते हैं। ये टाइलिन, इसका दूसरा नाम टाइलिन भी होता है, और ये मोस्टली स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, देखिए लार के काम पाचन में है, भोजन को लसलसा और बॉल्स के रूप में बनाने का है। इसके अलावा भोजन में आए कुछ रोगाणुओं को नष्ट करने का भी इसका काम होता है। साथ ही लार जिह्वा को और दांतों को भी साफ करने के काम में आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में लार ग्रंथि हो गई। अब नंबर 2 पे बात करें हम अग्नाशय ग्रंथि की। ठीक है, देखिएगा अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियास। देखिए आपको कुछ याद आ रहा होगा, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि भाई अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 भाग होते हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, ठीक है। सबसे पहले हम इसके पोजीशन की बात करें तो जो ग्रहणी होती है उस ग्रहणी के मध्य में और तिल्ली के ठीक नीचे एक अनियमित आकार की इस प्रकार की एक ग्रंथि पाई जाती है। ये होती है पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, देखिए पाचन के अंदर मुख्य रूप से जो अग्नाशय ग्रंथि का कौन सा भाग, बहिस्रावी भाग है, ठीक है, एक्सोक्राइन भाग है, ये काम आता है। और अंतःस्रावी जो है ये हमारी शर्कराओं का नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए जो बहिस्रावी भाग है अग्नाशय ग्रंथि का, ठीक
ठीक है। ये मोस्टली होता है हमारे पास में 98% भाग जो बना होता है अग्नाशय ग्रंथि का, पैंक्रियाज का, वो बहिस्रावी भाग होता है, ठीक है। और इससे अग्नाशय रस स्रावित होता है, अग्नाशय रस, या इनको मैं कह सकता हूँ पाचक रस है। ये क्या है? ये पाचक रस है, अग्नाशय रस स्रावित होते हैं। इसको समझाने से पहले मैं अंतःस्रावी भाग को और समझा देता हूँ। इसका 2% भाग होता है अग्नाशय ग्रंथि में, जो अंतःस्रावी भाग है वो 2% भाग होता है, और ये मोस्टली 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। एल्फा कोशिकाएं, एल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इन 3 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है अंतःस्रावी भाग, ठीक है। इन कोशिकाओं के समूह को सबसे पहले एक वैज्ञानिक था लैंगरहैंस, उसने खोजा था, इसलिए इनको अंतःस्रावी जो भाग है अग्नाशय ग्रंथि का, इसको लैंगरहैंस के द्वीपिका के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। देखिए, जो एल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन करती हैं, ये ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावन करती हैं, ठीक है। अगर हम बीटा सेल्स की बात करें तो ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। और ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का, ठीक है, स्टेटिन हार्मोन का स्रावन करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अंतःस्रावी भाग है ये तो करता है हार्मोन रिलीज, ठीक है, और बहिस्रावी भाग होता है ये करता है एंजाइम रिलीज, ठीक है। यहाँ पर पाचक रस जो है इनमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ग्लूकेगोन हार्मोन होता है, ये ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जब शर्करा की मात्रा कम हो जाती है शरीर में तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको वापस से शर्करा में बदलने का काम करता है, यानी शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। और इंसुलिन रक्त के अंदर अतिरिक्त जो शर्करा की मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके इसको कम करता है। कहने का मतलब ये दोनों हार्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, ठीक है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखना, डायबिटीज़ होती है, ठीक है, इसकी कमी से, क्योंकि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। सोमेटोस्टेटिन इन दोनों के कार्यों, ग्लूकेगोन और इंसुलिन का जो काम है, इनके कार्यों का विरोध करता है। कहने का मतलब इन दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बनाकर रखता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास में अंतःस्रावी जो भाग है पैंक्रियाज का, उसकी। बहिस्रावी भाग की बात करें तो इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं अग्नाशयी रस, ठीक है, जो पाचन में काम आते हैं। मोस्टली पाचन के लिए ये वाला भाग काम आता है, ठीक है। ये इसकी जो नली है, अग्नाशयी नली, ये आकर खुलती है हमारे पास में गृहिणी के अंदर, गृहिणी में खुली हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर आकर खुलती है। और इस पाचक रसों के अंदर मोस्टली हमारे पास में होता है तो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन। इसके अलावा लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज कहेंगे इसको, क्योंकि लाइपेज एक हमारे स्टोमक के अंदर भी बनता है, जठर रस के अंदर भी पाया जाता है लाइपेज। इसके अलावा न्यूक्लियेज, ठीक है, न्यूक्लियेज, ये मोस्टली यहाँ पर एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, पाचक रस रिलीज़ होते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये प्रोटीन पाचन, ये हम क्रियाविधि में बताएंगे, ये हमारे पास में वसा के जो है पाचन में काम आता है। न्यूक्लियस है, ये आरएनए डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उनके पाचन में काम आता है, ये हम बात करेंगे। तो ये अग्नाशयी ग्रंथि है, ये महत्वपूर्ण रोल निभाती है पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है। आगे हम चलते हैं लीवर के अंदर। तीसरी जो हमारे पास में पाचक ग्रंथि है वो है लीवर या यकृत ग्रंथि।
देखिए, यकृत ग्रंथि मोस्टली जो हमारा तनुपट होता है या मध्यपट होता है उदर गुहा में, उसके जस्ट राइट हैंड साइड के अंदर पाई जाती है और ये त्रिकोणाकार होती है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है हमारे पास में एक त्रिकोणाकार ग्रंथि होती है और ये 2 लोब्स होती हैं, इसमें 2 पाली होती है मोस्टली। ठीक है, 2 पालियाँ इसके अंदर पाई जाती हैं मोस्टली, एक लेफ्ट और एक राइट पाली। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर हम मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारे पास में लीवर ही होती है। ठीक है, ये लीवर ही होती है सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे पास में। ये हमारे पास में इस प्रकार से जो है ग्रहणी के अंदर यहाँ अग्नाशय के साथ में जुड़ी हुई होती है। ठीक, देखो इसके अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि बहिस्रावी हमारा लीवर है और इसमें जो राइट पाली है उस पर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। ठीक है, यकृत की स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर के अंदर मोस्टली बहुत सारी लोब्स होती हैं, पालियाँ होती हैं जिनको यकृत पाली कहते हैं। ठीक है, यकृत पाली बहुत षष्ठकोणीय छोटी छोटी पालियों से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं यकृत जो है पालियाँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई हैं वो षष्ठकोणीय पालियाँ होती हैं। ठीक है, इनको यकृत पाली के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या मोस्टली प्रत्येक लीवर के अंदर मोस्टली 1 लाख जो है ये यकृत पालियाँ उपस्थित होती हैं, जिनके अंदर कूफर सेल्स होती है और यकृत सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये यकृत सेल्स होती हैं, यकृत कोशिकाएं होती हैं, उनसे हमारे पास में यकृत रस, ठीक है, हेपेटिक जूस बनता है, रस बनता है, जो यकृत नलिका के द्वारा, ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ हेपेटिक डक या यकृत नलिका, यकृत वाहिनी बोल सकते हैं इसको, यकृत वाहिनी। ठीक है, इसको हेपेटिक डक्ट के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से सबसे पहले ये आता है, ये लेके आता है इस रस को, जो यकृत रस है उसको पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है। पित्ताशय में आने के बाद में ये कहलाता है पित्तरस, पित्तरस कहलाता है। ठीक है, बाइल जूस। ठीक है, ये बाइल जूस है, ये इस पित्ताशय से नली निकलती है और ये यहाँ पर आके इसमें मिलती है। इसको बोलते हैं हम, जो हमारे पास में बाइल डक है, बाइल डक के नाम से जाने जाएगी, पित्त वाहिनी के नाम से, पित्त वाहिनी। ठीक है, ये पित्त वाहिनी कहलाएगी, पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट के माध्यम से यहाँ पर अग्नाशय डक्ट के साथ में मिल जाएगी, इसको बोलेंगे सामान्य डक्ट। यानी कि एक तो बाइल और जो पैंक्रियाज की डक दोनों मिल जाएंगे, इसको कॉमन डक्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये दोनों की कॉमन डक्ट हो जाएगी, डक्ट। तो कॉमन डक्ट के रूप में फिर ये दोनों की जो वाहिनियां हैं ये आकर खुलेंगी किसमें, ग्रहणी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पित्तरस की। ठीक है, तो पित्तरस का जो पीएच होता है, मोस्टली एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पित्तरस है यकृत से बनता है, यकृत में यकृत कोशिकाओं से बनता है और ये संग्रहित कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। क्या क्या सहायता प्रदान करता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए पित्तरस है, इसका पीएच मोस्टली हमारे पास में अधिक होता है, जैसे 8 से, ठीक है, 11 तक भी हो सकता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है मोस्टली। ठीक है, ये एक तो भोजन को क्षारीय बनाता है, ध्यान रखें, एक तो पित्तरस क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, यानी कि जो
आमाशय में भोजन अम्लीय था उसकी अम्लीयता को दूर करता है, भोजन को सड़ने से बचाने का काम करता है। और इस पित्तरस के अंदर पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण, ठीक है। और ये पित्त लवण मोस्टली दो होते हैं इसमें पित्तरस के अंदर। एक तो होता है बिलिरुबिन और एक बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन ये हल्के पीले रंग का होता है और ये होता है हमारे पास में हल्के हरे रंग का होता है, ठीक है। देखिए ये पित्त लवण है, ये मोस्टली वसा के पायसीकरण में काम आते हैं, वसा का पायसीकरण करते हैं, पाचन नहीं पायसीकरण करने का काम करते हैं, ठीक है। अवशोषण योग्य बनाने का, कहने का मतलब वसा जो आंशिक रूप से पचित वसा है, उस पचित वसा को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए उसको उपयुक्त बनाने का काम करते हैं ये पित्त लवण, ठीक है। और ये मोस्टली पित्त लवण जो बनते हैं यकृत के अंदर, जो हमारी आरबीसीज का अपघटन होता है उसमें हीमोग्लोबिन के अपघटन से ये बिलिरुबिन जो वर्णक है इसका निर्माण होता है, जिसमें कुफर सेल्स काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पित्तरस है, ये भी ग्रहणी के अंदर आकर मिलता है भोजन में, और भोजन की सबसे पहले प्रकृति को चेंज करता है, भोजन में आए रोगाणुओं को नष्ट करता है, साथ ही भोजन को सड़ने से बचाता है। और पित्तरस के अंदर उपस्थित जो पित्त लवण हैं, ये पित्त लवण, ये पित्तरस हैं, सॉरी पित्त लवण हैं, ये हमारे पास में वसा के पायसीकरण में काम आते हैं, ठीक है। तो ये पाचन के लिए जो है हमारे पास में ये लीवर ग्रंथि है, या मैं ये कह सकता हूँ यकृत ग्रंथि है, ठीक है। देखिए 10th लेवल में इतना ही इसका जो है डिटेल होता है। हम जब 12th क्लास के अंदर लीवर पढ़ेंगे तो इसका जो है हमारे पास में इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में पाचक ग्रंथियाँ, 3 पाचक ग्रंथियाँ जो है हमारे पास में पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथि और लीवर, ठीक है। इस प्रकार से पाचन तंत्र की जो संरचना है वो संरचना हमारी कंप्लीट होती है। अब हम अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे पाचन की क्रियाविधि की, कि पाचन, इस पाचन तंत्र के अंदर पाचन की क्रिया कैसे होती है, ठीक है, कौन कौन से चरणों में संपन्न होती है, ये हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट देखें। धन्यवाद।